डिस्टेंस, लॉन्ग वे और फॉर, ये तीन लफ्ज हैं। आप देख लें, इसकी पहले उर्दू देख लेते हैं हम थोड़ी सी। फार आमतौर पर सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मुस्बत फिक्रों में लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता मुस्बत फिक्रों में फार को फ्रेजेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रेज में आ जाए फार अवे, अच्छा ये जो फार अवे है तो फिर क्या होगा, ये फ्रेज है तो इसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस्तेमाल करें फार को वो नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में आएगा। देखिए, फार इज मेनली यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हाउ फार इज इट टू बी द स्टेशन, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। लाहौर इज नॉट फार फ्रॉम साहिवाल, लाहौर साहिवाल से दूर नहीं है। आप देखो, इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फार का इस्तेमाल हुआ है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमलों में, पीपल यूजुअली से अ लॉन्ग वे, और लॉन्ग वे का मैंने एक और बताया था कि दो चीज़ों के दरमियान लॉन्ग वे लिखा जाता है। जैसे कि घर से स्कूल का डिस्टेंस, ये लॉन्ग वे आएगा। देयर हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन सेंटर, टाउन सेंटर से उसका घर क्या है, लॉन्ग वे है, दूर है, इतना दूर है। हम कह सकते हैं दूर है, ये रास्ते में है, तो ऐसे कह सकते हैं। Far is used in affirmative sentence only when it appears in phrases such as too far. Too far का मतलब होता है बहुत दूर। नेगेटिव सेंटेंस में टू जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंस है। Quite far, बहुत दूर, ज्यादा दूर। Far away, दूर। I suggest you take the bus, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि बस ले लो। It is too far to walk, ये बहुत दूर का फासला है कि तुम पैदल इसको तय नहीं कर पाओगे। टू जब लेके जाए ना, इसका मतलब है कि इतना दूर है कि आप पैदल नहीं तय कर पाओगे। ठीक है, फार का मतलब क्या होता है, दूर, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में या फ्रेजेस में। और लॉन्ग वे होता है दो चीज़ों के दरमियान का फासला, और लॉन्ग डिस्टेंस होता है जब आप क्या करते हैं, कोई फासला तय करते हैं लेकिन फिर कोई इसके अंदर वो ना हो, इसके अंदर आप कह लें कि कोई कंपैरिजन ना हो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से लॉन्ग वे पे चले जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि लंबा फासला तय कर लेते हैं, मुख्तसर ना हो। अब है फीवर, आई हैड अ कोल्ड एंड हैड अ हाई फीवर। आई हैड cold, a cold and had a high temperature. When someone feels rather ill and their body is hotter than usual, they had a high temperature. देखो, आम रूटीन से ज़्यादा इंसान का दर्जा हरारत हो जाए तो फिर आपने हाई टेम्परेचर लगाना है, और जबकि फीवर नहीं लगाना। और ये याद रखिए, टेम्परेचर और फीवर में थोड़ा सा फर्क है। देख नीचे देखें, शी इज इन बेड विद अ हाई टेम्परेचर, तो ठीक है। A fever usually refers to a dangerously high body temperature or the disease that produces this. It seems as if the fever would shakes him into pieces. अब देखिए, ऐसा लगता है कि उसको इतना बुखार चढ़ गया कि उसके जिस्म को तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। यानी कि फीवर कह सकते हैं कि इंतहा हद तक बंदा मर भी सकता है। और जबकि टेम्परेचर होता है कि हल्का फुल्का इंसान की थकावट की वजह से हो जाए तो टेम्परेचर फील होता है, इसे लाइट कहते हैं। आम रूटीन से ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाए इंसान के जिस्म का तो उसे हाई टेम्परेचर कहते हैं। जबकि जैसे कोल्ड या फ्लू की वजह से जो हो जाता है उसे टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हाई फीवर का मतलब होता है बुखार, शिद्दत का बुखार, जान तोड़ बुखार, जैसे डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है, या आप कह सकते हैं कोरोना की वजह से आपको कोई मतलब मसला हो सकता है। फ्लू, नेक्स्ट है फ्लू। आई थिंक आई हैव कॉट अ फ्लू, आई थिंक आई हैव कॉट द फ्लू। फ्लू और द फ्लू, नॉट अ फ्लू। अब देखिए, फ्लू लिखें या द फ्लू, आपने अ फ्लू नहीं लिखना, यानी कि ए फ्लू लिखना गलत है, इनकरेक्ट है। फ्लू या द फ्लू लिखे। दे आर बोथ ऑफ वर्क विद फ्लू, दोनों दो बंदे दोनों छुट्टी पर हैं क्योंकि उनको क्या हुआ है, फ्लू हुआ है। विद फ्लू आएगा, द फ्लू आएगा, फ्लू आएगा तो अ फ्लू नहीं आएगा। काइंड ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ देख लें क्या होता है। आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। देखिए भाई, काइंड क्या है, काइंड, सॉर्ट एंड टाइप, इन तीनों का मतलब होता है किस्म, किसी चीज की किस्म, अकसाम वगैरह को। काइंड, सॉर्ट, टाइप, अकसाम। और काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन्स है। आफ्टर मैनी, ऑल, दीज एंड अदर प्लूरल मीनिंग यूज काइंड, सॉर्ट्स, टाइप्स। देखिए, मैनी आ जाए, ऑल आ जाए, दीज आ जाए, या
दूसरे बाकी जो वर्ड हैं जो मतलब 2 3 यानी काउंटिंग जो वर्ड हैं तो प्लूरल मीनिंग रखते हैं, उनके साथ ही काइंड, सॉर्ट्स या टाइप्स लगाएंगे। These kinds of fruit do not grow in cold climate. इस किस्म के फ्रूट जो है ना वो ठंडे मौसम में नहीं उगते। Imprisonment is not a good way of reducing this kind of crimes. इनकरेक्ट है। Imprisonment is not a good way. Imprisonment एक अच्छा तरीका नहीं है of reducing this kind of crime. इस किस्म का जुर्म को कम करने के लिए कैद जो है ना एक अच्छा तरीका नहीं है। Imprisonment is not a good way of reducing these kinds of crime. ये भी करेक्ट है। अच्छा देखिए, these kinds of crime, this kind of crime, एक किस्म का हो तो this kind of crime आएगा, ज्यादा किस्म के जराइम हो तो these kind of crimes आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्लिक्शन पेश आएगी, इसमें दो राय हैं, इसके बारे में देख लें क्या है। काइंड और सॉर्ट और टाइप ऑफ सिंगुलर फॉर्म। देखो अगर काइंड, सॉर्ट या टाइप आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, किसकी? नाउन की। दिस काइंड ऑफ एनवेलप, जैसे कि दिस, अब ये क्या हो गया? ये एक सिंगुलर है, काइंड आ गया, ऑफ एनवेलप ये सिंगुलर आ गया, वर्ब ये नाउन। लेकिन अगर आ जाए काइंड्स, सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, अब वो कहते हैं कि काइंड, सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर लफ्ज भी आ सकता है या नाउन आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जैसे दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप्स, ये भी दुरुस्त है। दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप, ये भी दुरुस्त है। दैट आफ्टर काइंड्स, सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ प्लूरल फॉर्म, सम केयरफुल राइटर्स प्रेफर अ सिंगुलर फॉर्म। इसमें यह कहता है कि कुछ राइटर जो बहुत मोहतात रखते हैं इसके इस्तेमाल में, मोहतात या केयरफुल होते हैं इस मामले में, तो कहते हैं कि काइंड्स या सॉर्ट्स या टाइप्स, ये अब ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ हमेशा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि नाउन को आप सिंगुलर लिखें, ठीक है ना। नाउन को आप क्या लिखें? सिंगुलर लिखें। जैसे कि these kinds of envelope, these kinds of envelopes, ये भी दुरुस्त है। पर दोनों तरीके से दुरुस्त है। आपने इसको काइंड को याद रखना है कि अगर एक किस्म को या ज्यादा किस्म का, अगर एक किस्म को तो दिस काइंड, ज्यादा किस्म को तो these kinds, ये बात आपने याद रखनी है। आगे जो नाउन है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी। जो ज्यादा केयरफुल है वो इसको सिंगुलर को प्रेफर करते हैं। अब आ जाता है हायर और रेंट। हायर और रेंट में क्या फर्क है, पहले इसकी थोड़ी सी उर्दू पढ़ लेते हैं, देख लें। हायर से मुराद आम अशिया की, आम इस्तेमाल की अशिया, मसलन सूट, बाईसाइकिल या मीटिंग हॉल वगैरह को आर्जी तौर पर पेमेंट करके थोड़े अरसे के लिए लेना। पेमेंट एक ही किस्त में की जाती है, यानी कि हायर करना, जैसे कि आप शादी हॉल बुक कर लेते हैं या हायर कर लेते हैं तो फिर वो एक आर्जी तौर पर होता है और आप एक किस्त में उसको पेमेंट दे देते हैं। रेंट से मुराद है किसी दुकान, मकान, टेलीविजन सेट वगैरह को ज्यादा अरसे के लिए हासिल करना। पेमेंट मुख्तलिफ किस्तों में भी अदा की जाती है। आप देखिए, आप दुकान रहते हैं, दुकान आपने बनानी है, चलानी है, तो फिर क्या होगा, आप मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे या पेमेंट करेंगे तो किस्तों में देंगे, तो फिर वो काफी अरसे आपके पास रहेगी, तो वो रेंट पे होगी। इस तरह आपने हायर करना है 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। आप जैसे कि शादी हाल आप देखो, शादी हाल मुकम्मल तौर पर नहीं लेंगे लेकिन रेंट पे लेंगे तो फिर आगे क्या होगा, वो काफी अरसा आपके पास रहेगी। हायर का मतलब होता है 2-4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए उसको हायर कर लेते हैं, एक वक्त के लिए। इस तरह एक कार है, बाईसाइकिल है, या किसी चीज को आप हायर कर देते हैं, अपनी जरूरत पूरी करके उसको क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं और वो अपनी राह और आप अपनी राह पे चल जाते हैं। इस तरह रेंट जो है ना, रेंट एक मुस्तकिल चीज है। इसमें यह होता है कि आपने एक मुआहदा लिख लिया और क्या हुआ कि आपने मंथली इसकी या वीकली या जिस तरह भी होगी किस्तों में आपने पेमेंट करनी है, और इसके साथ ही क्या होगा कि वो आपने काफी अर्सा वो चीज आपके पास रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेंट। अब देख लें, अब हम इसको देख लेते हैं, इसके सेंटेंस। हायर, आई एम हायरिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी। आई एम रेंटिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट बन के जाते हैं तो क्या होगा, आप रेंट पे लेंगे, हायर पे नहीं लेंगे। हायर में तो ये होगा ना कि आपने एक दिन के लिए ले लिया, जो कि रेंट पे तो ये है कि आपने अपना सेशन कंप्लीट करना है, आप सेशन कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ेंगे तो रेंट आएगा। इन ब्रिटिश इंग्लिश, यू हायर अ सूट, मीटिंग हॉल, बाईसाइकिल, फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड का मतलब मछली पकड़ने वाली डोरी। यू ऑब्टेन दीज थिंग्स फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है हायर।
बाय मेकिंग अ सिंगल पेमेंट होती है इसकी। यू रेंट अ हाउस, शॉप, अपार्टमेंट, टेलीविजन यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या होता है फिर किस्तों के जरिए सीरीज ऑफ पेमेंट, और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इन अमेरिकन इंग्लिश यू ऑलवेज रेंट समथिंग नॉट हाई रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज और लेंथ ऑफ अरेंजमेंट। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको रेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए लें, चाहे 1 दिन के लिए लें, चाहे 10 दिन के लिए लें, चाहे 10 साल के लिए, रेंट ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। क्योंकि हम ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए ब्रिटिश के लिए आपने क्या करना है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए हायरिंग और लॉन्ग पीरियड के लिए आप रेंटिंग या रेंट आएगा। ठीक है। मैरिज, मैरिज क्या होता है? व्हाई डिडंट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज? आपने मुझे अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया? व्हाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर वेडिंग? अब वेडिंग, यहाँ पर वेडिंग आया है और मैरिज, दो चीजें। अब देखो, वेडिंग दुरुस्त लिखा है इसने, मैरिज इनकरेक्ट लिखा है। अब देखो, निकाह की जो रस्म, अब देखिए मजहबी तकरीब यानी निकाह की रस्म जिसमें मर्द और औरत को मियाँ बीवी बनाया जाता है, उसे कहते हैं मैरिज, कि जिसमें एक मजहबी तकरीब होती है, उसमें आप निकाह की, मतलब मजहबी तकरीब में क्या होता है कि एक मियाँ बीवी, दो निकाह, एक मतलब मौलवी, ये एक रस्म हो गई, तकरीब हो गई, यानी कि मजहबी तकरीब। उसमें एक लड़के और लड़की को मियाँ बीवी बनाया जाता है, या एक औरत मर्द को मियाँ बीवी बनाया जाता है, उसे मैरिज कहते हैं। जबकि वेडिंग जो होती है वो निकाह की रस्म के सिलसिले में जो तकरीब मुनक्कद की जाती है, जैसे शादी हाल बुक कर लिया आपने, दोस्तों को बुलाया, तो उसको वेडिंग सेरेमनी या और दावत पर बुलाने के लिए वेडिंग इनविटेशन कहते हैं। मैरिज इनविटेशन नहीं होता, वेडिंग इनविटेशन होता है। अब समझ आ गई कि एक मर्द औरत को निकाह करके मियाँ बीवी बनाने की जो एक मजहबी तकरीब होती है छोटी सी, उसको क्या कहते हैं? वो होती है मैरिज, शादी हो गई। और जब आप वेडिंग सेरेमनी करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी तकरीब होगी। आप जो निकाह के मामले में, वो निकाह के मामले में होगी, निकाह की वजह से आपने तकरीब रखी है, तो फिर क्या होगा कि फिर इसको क्या कहते हैं? वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। जैसे वलीमा वगैरह हो गया, या फिर आप कोई बहुत बड़ा शादी हाल बुक कर लेते हैं, उसको कहते हैं वेडिंग इनविटेशन या वेडिंग सेरेमनी। अब आ जाते हैं मिनट। लफ्ज मिनट जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं? द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 past 3। The train arrived at exactly 12 minutes past 3. When telling the time, minutes must be used after all number except 5, 10, 20 and 21। अब देखो यहाँ पर एक लफ्ज है, अब आपको समझ आ जाएगी कि वक्त को लिखते वक्त तमाम 5, 10, 15, 5, 10, 20, 25 मिनट को मिनट के लफ्ज के बगैर लिखे, बाकी अदाद के साथ मिनट्स का लफ्ज लिखे। जैसे कि आप देखो, इट इज 20 past 10, ये करेक्ट है कि 20 past 10:20 हो चुके हैं। लेकिन हमने पढ़ा है एक सेंटेंस, वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ट्रेन जो है वो 12 minutes past 3 के 3:12 पे पहुंची। जब आप 12 लिखेंगे ना, 12 तो उसके साथ मिनट्स का लफ्ज आएगा। जबकि आप लिखेंगे वो के 5:20 पे पहुंची, तो फिर आप उसके लिए क्या लिखेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वो वक्त लिखेंगे, उसके साथ मिनट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए, इट इज 20 past 10 के 10:20 हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मिनट का लफ्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ा जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि 10:20। जैसे कोई पूछता है क्या वक्त है, 10:20 हो गए हैं। जबकि 21 मिनट होगा ना, तो ये हो जाएगा इट इज 21 minutes past 10 कि 10:21 हो चुके हैं। ऐसे जब मिनट से लिखेंगे तब एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा। अब आ जाते हैं